नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी की बेस्ट बुक की। जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अगले महीने से एसएससी की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो निकलने वाली हैं। जैसे 16 अप्रैल से आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। फिर सीजीएल का भी विज्ञापन जारी होना है, एमटीएस का भी विज्ञापन जारी होना है, स्टेनोग्राफर का भी विज्ञापन जारी होना है, हवलदार भर्ती का भी विज्ञापन जारी होना है और इन सभी भर्तियों में जो है वो रीजनिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये एक एस चांद पब्लिकेशन की यहाँ पर एक जबरदस्त बुक है एसएससी रीजनिंग की। इस पुस्तक में टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज दिया गया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि रीजनिंग में ट्रिक्स की ही आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में 65 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यूज मिलेंगे और ये बुक आपकी सभी भर्तियों में काम आएगी जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेई हो, जीडी हो, सीपी हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो। पब्लिकेशन एस चांद है और इसके लेखक हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे आर एस अग्रवाल। अंदर देखते हैं इस बुक को हम लोग। ये देखिए, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का सारा जो चैप्टर है इसमें दिए गए हैं, चाहे वो एनालॉजी हो, सीरीज कंप्लीशन हो और इवन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, और इसमें आप लोगों को इनका एक जो है ऐप है, वहां से भी आप लोग इनकी वीडियोस देखेंगे। देखिए, कोडिंग वगैरह की, डिकोडिंग वगैरह के नीचे सीरीज कंप्लीशन, ये देखिए सारा सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ से वीडियो के माध्यम से भी आप चीजों को समझ सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से अंदर चीजें दी गई हैं। वर्बल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, यहाँ पर बहुत सारे जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये देखिए, और एग्जाम्पल में सारी ट्रिक्स बताई गई हैं, किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वो प्रश्न रखे गए हैं जो पुरानी भर्ती में पूछे गए हैं और उसके प्रश्न के सामने लिखा है एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये किस साल पूछा गया, ये प्रश्न किस भर्ती में आया। ये देखिए कितने सारे एक एक चैप्टर का काफी अच्छी तरीके से। और इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे देखने को मिल रही है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है वो काफी अच्छी तरीके से। ये देखिए पूरी तरीके से एक एक स्टेप को यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है। ये देखिए हर क्वेश्चन को, ये देखिए किस तरीके से बताया गया। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त प्रश्न देखें, बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा रहता है कि उपरोक्त प्रश्न को देखें, ऐसा कहीं कुछ नहीं। सारे क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। और ये जो बुक है वो नए पैटर्न पर आधारित है और आर एस अग्रवाल तो वैसे भी फेमस है अपनी बेस्ट ट्रिकों को लेकर के और काफी अच्छी तरीके से तैयार की गई है। और ये जो बुक है वो आपकी ऐसा नहीं, एसएससी ही सभी भर्तियों में काम आएगी। ये बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी, एस चांद पब्लिकेशन और आर एस अग्रवाल की ये बुक। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो यूपीपीएससी की है। लिखा है कि यूपीपीएससी अपने ही प्रस्ताव की कर रहा है अनदेखी। पीसीएस प्री 2024 का परिणाम जारी होने के बाद फिर शुरू हुआ विवाद। यूपीपीएससी पहले संशोधित आंसर की जारी किया करता था, फिर अचानक से संशोधित आंसर की देना बंद कर दिया। उसके बाद से विवाद बढ़ गया और यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 29 अगस्त 2014 को ही निर्णय लिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी जारी करने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति का निस्तारण एक अलग एक्सपर्ट कमेटी करेगी। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय से मिले उत्तरों के आधार पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। संशोधित उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही जारी की जाएगी और जारी होती भी रही है। नीचे लिखा, अब आरोप लग रहे हैं कि आयोग अपने ही प्रस्ताव की अनदेखी कर रहा है, जिसे लेकर के सीएम को पत्र भेजा गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडे ने बताया है कि पीसीएस परीक्षा 2015 में कोर्ट के आदेश से इस प्रस्ताव का पालन करवाया गया था और पीसीएस 2019 तक संशोधित उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा के साथ आया करती थी। पीसीएस 2020-21 में जब संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी हुई तो मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा, जो अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री को मेल के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। अवनीश पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को पत्र भी भेजा है। 12 में से 7 परीक्षाओं को लेकर के विवाद हो चुका है। पीसीएस 2013 से लेकर 24 तक आयोजित पीसीएस परीक्षाओं में से 7 परीक्षाओं को लेकर के विवाद हुआ है और इसी महीने जारी हुआ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम अब भी विवादों में है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा हुआ है। लिखा, 12 प्रश्नों पर आपत्ति है और निर्णय अभी तक इसमें सार्वजनिक नहीं किया गया है कि कौन कौन से प्रश्न बदले गए हैं, कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संशोधित आंसर की जारी करना चाहिए या बताना चाहिए एक नोटिस के द्वारा कि इतने प्रश्न डिलीट किए गए हैं। और अगली जो सूचना है वो रेलवे भर्ती की है, जिसके बारे में आजकल लगातार जानकारियां आ रही हैं, काफी चर्चा हो रही है।
लिखा है कि अब इसमें बदलाव किया गया है। पेपर लीक के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड सभी पदोन्नति परीक्षाएं कराएगा ऑनलाइन। ये ऑफलाइन हो रही थी। रेल मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीडीडीयू मंडल में पदोन्नति प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड को सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित कराने का निर्देश दिया है। तो अब ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। 270 शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई की गई है और अब लिखा है कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की कुंडली निकाली जाएगी कि ऐसे कौन-कौन से शिक्षा मित्र हैं जो दस्तखत करके चले जाते हैं, जो जाते नहीं हैं। लिखा है लखनऊ मंडल में लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर के गायब चल रहे 270 शिक्षा मित्रों पर एक तरफ जहां कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं अब पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की कुंडली खंगाली जाएगी ताकि इस तरह का मामला कहीं और पर भी है तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। अच्छी एक सूचना है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लागू किया सिटीजन चार्टर। बहुत सारे जो टीजीटी, पीजीटी ये जो जितने भी शिक्षा के माध्यमिक विभाग के उनको बहुत सारी समस्या होती थी। उनका निस्तारण किसी भी चीज़ को लेकर के, पेंशन को लेकर के, ग्रेच्युटी को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के उनकी जो फाइल है वो महीनों पड़ी रहती थी और बाद में ऐसी शिकायतें आती थी कि धन माँगा जाता था बाबुओं के द्वारा। लेकिन अब ये सिटीजन चार्टर बन गया है कि इतने दिन के अंदर आपको ये काम करना होगा, वो जो फाइल है वो निस्तारित हो जाएगी यस या नो के साथ में। तो फाइल लटकी नहीं रहेगी, मामला लटका नहीं रहेगा। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 10 सेवाओं के संबंध में सिटीजन चार्टर लागू कर दिया गया है। विभाग में सिटीजन चार्टर लागू होने से सभी संवर्गों की दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का जल्द निपटारा हो सकेगा। शिक्षक संगठनों ने विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने के लिए कई सालों से भारी दबाव बना रखा था। सिटीजन चार्टर लागू होने से विद्यालय स्तर से लेकर के मंडल और निदेशालय स्तर तक के लंबित मामलों के निस्तारण की जवाबदेही तय होगी और समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर की विभिन्न समस्याओं के अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन में एसीपी, अस्थायी जीपीएफ, अग्रिम वेतन निर्धारण, प्रधान एवं प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाने आदि मामले तय समय सीमा के भीतर निस्तारित हो जाएंगे। इसके अलावा मंडल स्तर की समस्याओं के निस्तारण के साथ साथ जीपीएफ, अग्रिम आदेश एवं अनुभुगतान, पदोन्नतियां, विनियमितीकरण, पीपीओ एवं सेवानिवृत्त संबंधी सभी देयकों के भुगतान के मामले में तय समय के भीतर निस्तारित हो सकेंगे। तो ये नियम बना दिया गया है कितने दिन के अंदर पेंशन बन जाए, कितने दिन के अंदर एसीपी होगा। एसीपी क्यों रुका हुआ है ये देखिए, लिखा है मूल प्रमाण पत्र 15, मूल अंक पत्र 30 दिन में करना होगा जारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने यहाँ छात्रों और शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। तो इसमें छात्रों का भी फायदा है, केवल शिक्षकों को फायदा नहीं है। लिखा है इसके तहत अब मूल प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति 30 दिन के अंदर देनी होगी। मूल अंक पत्र व अंक पत्र की दूसरी प्रति 30 दिन के अंदर जारी करना होगा। इसके लिए बुधवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सचिवालय स्थित तिलक हाल में नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन किया है। लिखा है कि इसके अनुसार शिक्षकों के पेंशन पर निर्णय 60 दिन में, जीपीएफ पर 30 दिन में, जीपीएफ अग्रिम भुगतान 15 दिन में, नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन 60 दिन में करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय 60 दिन में, प्रोविजनल पेंशन पर 30 व वेतन भुगतान पर निर्णय 15 दिन में करना होगा। सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय 90 दिन में लेना होगा, जबकि मृतक आश्रित नियुक्ति के मामलों पर 90 व आकस्मिक अवकाश पर 1 दिन में निर्णय लेना होगा। ऐसे बहुत सारे मामले आते थे मृतक आश्रित आदि को लेकर के, जिसमें कई साल लग जाते थे। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोग लाइक कर दिया करें ओपन होने से। और यहाँ पर जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों, उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के बारे में ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा है निदेशक के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना। ये बात है एलटी ग्रेड 2018 की। पहले इसको देख लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ मामला। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के आश्वासन पर चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को धरना समाप्त कर दिया गया। ये विद्यार्थी धरना दे रहे थे कि इनसे विद्यालय आवंटन का विकल्प तो ले लिया गया, लेकिन इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की तैनाती की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों ने बताया कि वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता पदों पर चयनित हैं और दिसंबर के अंत तक विद्यालय आवंटन के विकल्प भरा गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं हो सका है। जबकि अभिलेख सत्यापन के लगभग 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, तब से लेकर के अब तक चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय व संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं इन छात्रों को बता दूं कि अभी इनसे दोबारा ये सब काम करवाया जाएगा। इन विद्यार्थियों की दोबारा काउंसलिंग होगी, अभी इनको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, भले इन्होंने आश्वासन दे दिया हो और समाचार पत्र में कुछ भी लिखा हो। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मुझे मिली वो मैंने आपको बता दिया है कि अभी धरना प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई कि जो विद्यालय आवंटन की बात यहाँ पर लिखी है वो इनसे दोबारा ये सब चीजें करवाई जाएंगी।
वहीं पर नई एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो नई एलटी ग्रेड का जो अधियाचन का जो डाटा है, ऑफलाइन डाटा है जो, वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। ई अधियाचन शासन के द्वारा आता है, उस पर शासन की मोहर लगती है। अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन निदेशालय से जो रिक्त पदों का डाटा है, टीजीटी का भी और प्रवक्ता का भी, वो यहाँ से भेज दिया गया है। जैसे ही शासन से अप्रूवल मिल जाएगा, शासन को जब छुट्टी मिलेगी, जब ध्यान देगा, तब आपका जो विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड को लेकर के भी तैयारी कर रहा है, लेकिन मामला बस केवल ई अधियाचन का है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर से योग्यता इत्यादि को लेकर के, परीक्षा की प्रक्रिया इत्यादि को लेकर के भी। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को जब जो एलटी ग्रेड का जो वीडियो बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी इसके बारे में, चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो। और इस बार जो है, जो टीजीटी की योग्यता है, वही एलटी ग्रेड की योग्यता को लगभग समान कर दिया गया है ज्यादातर सब्जेक्ट्स में। हिंदी में अब एलटी ग्रेड में भी कह दिया गया है कि अगर बीए में भी आपकी संस्कृत है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, पहले इंटरमीडिएट था। इसी तरीके से अंग्रेजी में अब केवल अंग्रेजी लिटरेचर वालों को योग्य रखा गया है, माना गया है। कला में केवल बीएफए, बाकी को बाहर कर दिया गया है। और संगीत में प्रभाकर की डिग्री जिसके पास होगी और बीएड होगा, वो विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि कंप्यूटर अब वरीयता में रहेगा। बीएड, कंप्यूटर में जो बीएड है, बीएड का लेकर के विवाद था, क्योंकि बीएड वाले योग्य विद्यार्थी मिल नहीं रहे थे। विज्ञापन के बारे में बताएं तो अगर ये मामला, चूंकि जो जब शासन के पास चला जाता है तो कोई कुछ भी नहीं बता पाता। अगर लोक सेवा आयोग में होता है, किसी आयोग वगैरह की जानकारी होती है तो वो मिल जाती सूत्रों के अनुसार। अब ये तो सीएम ही जाने कि कब वो अनुमति देंगे। चलिए अब धनाधन कुछ भर्तियों के बारे में देख लेते हैं जो आज के समाचार पत्रों में भर्तियों के विज्ञापन है। विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे बीटीएससी में नौकरी के अवसर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से ये वैकेंसी इसमें बहुत सारी निकली हुई हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, चिकित्सा पदाधिकारी हैं। 6,592 पदों पर वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। और बहुत सारे चूंकि पद हैं तो उनकी अलग अलग योग्यता वगैरह है, किसी में डिप्लोमा मांगा, किसी में डिग्री मांगी है स्पेशल, तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 241 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 8 मार्च ही है। बैंक ऑफ इंडिया से 518 पदों पर वैकेंसी आ गई है, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च है। पद है इसमें सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, आईटी विभागों में ये भर्तियां की जाएंगी। प्रयागराज इफ्को फूलपुर, ये केवीएस की वैकेंसी है। इसको देख लीजिएगा, पूर्णतः अस्थायी संविदा आधारित ये वैकेंसी है। तो इसमें टीजीटी, पीजीटी और अन्य बहुत सारे जो पद हैं, अगर आप लोगों को संविदा पर भर्ती करनी हो, भर्ती होना हो, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है ifcofulpur.kvs.ac.in। यहाँ पर जाएंगे और एक पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको भर करके आप भेज दीजिए 16 मार्च के पहले। उसके बाद में फिर आपका जो इंटरव्यू है वो लगा है। नीचे यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। पीआरटी की भी चूंकि वैकेंसी है, टीजीटी, पीजीटी वगैरह की भी है। बाराबंकी से एआरपी के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से विषय हैं। एआरपी अंग्रेजी विषय, एआरपी गणित विषय, एआरपी विज्ञान विषय, एआरपी हिंदी और एआरपी सामाजिक विषय। अग्निवीर भर्ती के लिए 8 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे। लिखा है अग्निवीर भर्ती के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अंतिम तारीख 20 अप्रैल है। इसकी प्रक्रिया सेना भर्ती कार्यालय की ओर से शुरू हो गई है। वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को जो अधिक जानकारी है वो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। एआरपी की जो वैकेंसी है वो सोनभद्र से भी आई है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से भी कई जगह से वैकेंसी निकली है इस समय, और ये पटना से ये वैकेंसी आई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर केवल इंटरव्यू होगा। उसके लिए लिखा हुआ है कि विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर शिक्षकों एवं विभिन्न कोच के चयन हेतु साक्षात्कार में सीधे उपस्थित होने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। साक्षात्कार 20 मार्च एवं 21 मार्च को किया जाएगा। सुबह 8 बजे रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है 20 मार्च और ये 21 मार्च। जो विद्यार्थी यहाँ जाना चाहते हैं साक्षात्कार में, वो यहाँ पर जाकर के योग्यता वगैरह देख लें। यहाँ पर आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक से भी वैकेंसी आई है। 350 पदों पर विभिन्न प्रकार के पद हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। पद का नाम वरिष्ठ प्रबंधक। ये ज्यादातर जो पद हैं वो तकनीकी हैं, जैसे साइबर सुरक्षा, डेटा वैज्ञानिक, आईटी उद्योग, क्रेडिट। 350 पद हैं। 3 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक आवेदन होंगे। वेबसाइट है pnbindia.in। पावर ग्रिड से भी वैकेंसी है 28 पदों पर फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी की। पवन हंस लिमिटेड से वैकेंसी आई है, ये देख सकते हैं। असिस्टेंट सतर्कता सहायक, वित्त में लेखा सहायक, ये देखिए बहुत सारे पद हैं।
इसमें कुछ पद सीधी भर्ती की हैं और कुछ जो पद हैं वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। ये नीचे उसके बारे में जानकारी दी गई है। डीपीएस से भी वैकेंसी आई है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। डीपीएस से वैकेंसी है, लिखा है स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट, म्यूजिक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर, फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन और मदर टीचर। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षक बनना चाहता हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और लिखा है यहाँ पर कि वी आर लुक आउट फॉर इंडियाज फाइनेस्ट एजुकेटर हु आर रेडी टू मेक अ डिफरेंस। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड ओपन टू रिलोकेटिंग टू पटना, दिस इज योर चांस टू शाइन। तो अपना जो रिज्यूम है वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है career@dpspatnaeast.com। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।